आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का भूगोल, ठीक ना, ज्योग्राफी। आज हम क्लास 10 का आपके लिए स्टार्ट करते हैं भूगोल। पहला चैप्टर जो है उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी भारत पहला चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उपयोग। ये पहला चैप्टर हम लोग का होगा, ठीक ना। तो 10वां क्लास का बिहार बोर्ड के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए भूगोल का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम ये संसाधन, यानी भारत में संसाधन और उसके उपयोग के बारे में हम लोगों को पढ़ना, ठीक ना। तो यानी इस संसाधन, आखिर इसमें एक पहला टर्म जो है, इस संसाधन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। जब आपको हम सिखा देंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, तो फिर हम आपको आगे बताएंगे कि संसाधन के उपयोग क्या है, यह संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। पहले देखिए, हम पहले आपको बताएंगे संसाधन के परिभाषा यानी डिफिनेशन। जब संसाधन का डिफिनेशन हम आपको क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। जब ये भी क्लियर कर देंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तब फिर उनके उपयोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, कि क्या चीज में हम लोग उपयोग करते हैं, आखिर संसाधन है क्या, संसाधन हमारे जीवन से जुड़े कैसे हैं, संसाधन कहते किसे। इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हमको जानना होगा पहला चैप्टर कि आखिर ये संसाधन एवं उपयोग, आखिर ये चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सीखने वाले क्या है और किस प्रकार से सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको सिखा रहे हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो इसकी आप परिभाषा हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि संसाधन का जो परिभाषा है, पहला टर्म संसाधन किसे कहते हैं, अगर इसका डेफिनेशन तैयार किया जाए तो मानव के जीवन में उपयोग, मानव के जीवन में उपयोग में आने वाली, मानव के जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है, सभी वस्तुएं संसाधन। ध्यान दीजिएगा, संसाधन यानी हम, अगर आपसे पूछा जाए कि संसाधन किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मानव के जीवन में, यानी मानव जो अपने जीवन भर में, मानव के जीवन में उपयोग में, मानव के जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। कहने का क्या मतलब है, तो सीधा मतलब है कि मानव जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग में जो वस्तुएं लाता है, यानी दैनिक जीवन कहने का मतलब सुबह से सांझ तक जो मनुष्य अपने दैनिक जीवन में किसी भी वस्तुओं का सेवन करता है, किसी भी वस्तु को जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाता है, वे सभी वस्तुएं मानव के लिए क्या है, तो एक संसाधन का कार्य करते हैं, वही संसाधन है। चलिए इसको आसान भाषा में और आपको समझाते हैं। जब हम बोलते हैं कि इसके घर में संसाधन की कमी है, इसके पास ये सोने के लिए संसाधन की कमी है, इसके पास रहने के लिए संसाधन की कमी है, इसके पास जीने के लिए संसाधन की कमी है, ये सब हम क्या बोलते हैं, आखिर इन टर्मों में हम कहना क्या चाहते हैं। इन टर्मों में हम कहना चाहते हैं कि जब हम ऐसे शब्दों का व्यवहार करते हैं कि संसाधन की कमी है, तो इसका मतलब सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि मानव का जो जीवन है, उस जीवन में उसके पास जो सोने की वस्तुएं है उसकी कमी हो सकती है, उसके पास रहने के लिए घर जो है उसकी कमी हो सकती है। तो हम कहते हैं कि इसके पास रहने की कमी है। और भी बहुत चीजें हैं, जैसे हम कहते हैं कि मानव, कोई भी मनुष्य, उसके पास बहुत चीजों की कमी है, जैसे कि उसके पास हो सकता है रहन सहन की कमी है, हो सकता है उसके पास क्या है, तो इसको आराम की कमी है, उसके पास क्या है, तो बिजली की कमी है, उसके पास क्या है, तो पढ़ने की चीजें की कमी है। यानी कहने का मतलब संसाधन, आपके जीवन में जो भी चीज आप उपयोग में लाते हैं वो सब संसाधन है। और आपको किसी भी टर्म में अगर हम बोल देते हैं कि आपके लिए ऐसा बात कर लेते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि आपके पास माना कि साबुन की कमी है, तो कह सकते हैं कि आपके पास जो शरीर की जो सफाई के लिए साबुन की आवश्यकता है उसकी जो कमी है, तो इसका मतलब साबुन भी आपके शरीर की सफाई के लिए एक संसाधन का ही कार्य करता है। इसका मतलब यह हुआ सीधा सीधा कि मनुष्य सुबह से सांझ तक
रात तक जिन वस्तुओं का भी उपयोग करता है, वे वस्तुएं छोटी हो, बड़ी हो, किसी भी प्रकार की हो, कीमती हो, सस्ती हो, किसी भी प्रकार की हो, वो सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन। ठीक है, एक मतलब इसका ये समझ लिए हम कि इसका मतलब तो ये हो गया कि मनुष्य के लिए, अब हम बात करें तो जो भूमि है, जो नदियां हैं, जो वन है, जो खेत हैं, ये सब क्या है? तो कहता है कि कुछ संसाधन जो है प्राकृतिक होते हैं और कुछ संसाधन जो है मानव निर्मित होते हैं। कुछ संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं, हम बोल रहे हैं जैसे कि पहाड़, ये पहाड़ भी क्या है? एक संसाधन है। हम बोलते हैं नदियां, ये क्या है? संसाधन है। हम बोलते हैं वन, ये क्या है? संसाधन है। हम बोलते हैं बगीचे, ये भी संसाधन है। हम बोलते हैं जल, जल भी संसाधन है। हम बोलते हैं पुस्तकें, ये भी संसाधन है। हम आप ऐश्वर्या की घर बोलते हैं, ये संसाधन है। मंदिर संसाधन है। आपका साइकिल संसाधन है, चलने के लिए आपके लिए साइकिल आवश्यकता है, इसका मतलब साइकिल भी आपके लिए संसाधन है। कार संसाधन है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये भी संसाधन है। यानी सब के सब ये सब क्या है? तो संसाधन है। यानी हम आपके सामने ये जो परिभाषा, ये डिफिनेशन था कि मानव के जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं, छोटी हो, बड़ी हो, कीमती हो, सस्ती हो, सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। अब आपका मन में ये प्रश्न जरूर उठ सकता है कि आप हमें ये बताइए कि आखिर कौन कौन से संसाधन हैं? जैसे कि चलिए अब आपको हम लिखकर बताते हैं जैसे में संसाधन। तो सबसे पहले हम कुछ प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं भूमि, यानी समझिएगा, अगर मनुष्य के लिए भूमि ना हो तो फिर वो अपने जो अन्न उपजा पाता है, जो अपनी भूख मिटा पाता है, तो वो अपनी भूख मिटा नहीं पाता। यानी कहने का मतलब भूमि तो एक बहुत बड़ा संसाधन है मनुष्य के लिए प्राकृतिक रूप में। ये प्राकृतिक प्रदत्त, यानी जो प्रकृति के द्वारा दिया जाए, प्रकृति के द्वारा, यानी आप या हम या कोई हमारे जैसे मनुष्य जो है, उन्होंने इस भूमि को नहीं खोजा, यानी प्रकृति प्रदत्त है। जो प्रकृति प्रदत्त यानी जो प्रकृति से दिया गया है, उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहले भूमि, उसके बाद नदियां, उसके बाद वन, उसके बाद पहाड़, उसके बाद खनिज। खनिज का मतलब हो गया, जैसे आप देखिए, आप लोहा उपयोग में लाते हैं। आज के आधुनिक जमाने में आज जो लोहा क्या है? तो लोहा कह सकते हैं कि आधुनिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी है। ये एक प्रकार का क्या है? खनिज है। एल्युमिनियम है, क्या है? बॉक्साइट की चट्टानों से मिलता है, तो क्या है? ये भी खनिज है। एल्युमिनियम हेमाटाइट की चट्टानों से मिलता है, मैग्नेटाइट की चट्टानों से मिलता है, ये क्या है? खनिज है। तो कहने का मतलब खनिज ये भी प्रकृति प्रदत्त है, जो काफी किसी भी देश के लिए काफी महत्वपूर्ण अगर कोई संसाधन है, कीमती संसाधन है, तो सबसे कीमती संसाधन में खनिज ही आता है। खनिज के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, और मनुष्य क्या क्या अपने जीवन में उपयोग लाता है। चलिए, उसके पास बाग बगीचे होते हैं, उसके पास अपना कुआं होता है, उसके पास कार होते हैं, उसके पास साइकिल होती है, साइकिल होती है, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, साइकिल होते हैं। और उसको आप बताइए, सोने के लिए आप एक से एक चीजें की आवश्यकता होती है, यानी फर्नीचर बोल सकते हैं, फर्नीचर, फर्नीचर के सामान आवश्यकता होती है इत्यादि। यानी कहने का मतलब समझिएगा आप थोड़ा सा बातों को, कि अगर हमसे ये पूछा जाए परीक्षाओं में कि संसाधन कहते किसे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि मानव के जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। जैसे में भूमि, नदियां, वन, पहाड़, खनिज, बाग, कुआं, कार, साइकिल, फर्नीचर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अरे जितना चीज आपको बोलना है बोल दीजिए, सब क्या है? संसाधन है। अब यहाँ बात कुछ और टर्मों की हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर कोई डॉक्टर डॉक्टरी करता है, अगर कोई इंजीनियर अपना इंजीनियरिंग करता है, इसका मतलब क्या? कोई गायक अपनी गायकी करता है, कोई चित्रकार अपनी चित्रकारी करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कि ये भी संसाधन है। तो चलिए पहले इसको साफ कर लेते हैं। ये पूरा डिफिनेशन आपके सामने आ गया कि अगर संसाधन किसे कहते हैं, तो आपको इतना छापना होगा। चलिए इसको हम पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद आपके लिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं क्या संसाधन के बारे में और किन किन टर्मों में संसाधन को हम समझ पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम सीख रहे हैं आप कि जैसे अगर हम बोलते हैं कि कोई डॉक्टरी कर रहा है, ठीक ना, और या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, या कोई गायक अपनी गायकी करता है,
ये क्या है, ये भी क्या संसाधन के अंतर्गत आता है? तो चलिए तो हम समझेंगे हाँ कि क्या ये संसाधन के अंतर्गत आता भी है या नहीं आता। कहता है सुनिए, अगर हम बात बोले कि गायक की जो गायकी है, गायक की जो गायकी है, गायक की गायकी, चित्रकार का चित्रकारी, चित्रकार का चित्रकारी, डॉक्टर का डॉक्टरी, ठीक ना, और मास्टर का मास्टरी, यानी मास्टरी करना, पढ़ाना। ये मास्टरी ना लिखिए, इसको लिखिए ना, मास्टर का पढ़ाना। अब यहां पे समझ लीजिएगा इन टर्मों को कि आप जो सीधा सीधा देखे, चलिए ये तो समझ में आएगा कि भूमि क्या है, तो संसाधन है, क्योंकि उस पे हम अपना पेड़ पौधे फसल उपजाते हैं और उससे हमारा क्या होता है, तो हमारा भोजन प्राप्त होता है। तो कह दिए क्योंकि भोजन प्राप्त हमें उस भूमि से हो रहा है, तो भूमि हमारे लिए संसाधन है। नदियां हमारे लिए संसाधन है क्योंकि वहां से हमें जल प्राप्त होता है जो हमारे प्यास को बुझाता है। तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया कि चलिए भैया ये भी क्या है, तो ये भी संसाधन है। आप बोले कि खनिज भी संसाधन है, ये भी समझ में आ गया कि खनिज पर मैंने पहाड़ों में या कहीं और भी जो पाए जाते हैं उससे भी क्या है, तो हमारी सभ्यता को बहुत ज्यादा, यानी हमारी जो सभ्यता आगे आई उसमें खनिज का बहुत बड़ा योगदान है। अगर खनिज ना होता तो सभ्यता हमारी कहीं और अभी पिछड़ी होती है। तो इसका मतलब जो खनिज है वो भी संसाधन है। अब यहाँ पे इन टर्मों में हम पेशा की चर्चा कर रहे हैं, यानी व्यवसाय की चर्चा कर रहे हैं। हम मेरे जो ये व्यवसाय हम जो करते हैं, जो हम काम करते हैं, कहता ये भी संसाधन है, मनुष्य के लिए ये भी संसाधन है। इसको कैसे समझेंगे, सुनिए। अगर गायक अपनी गायकी करता है, गायक अपनी गायकी करता है, तो गायक गायकी से क्या करता है, धन उपार्जन करता है, अपने घरों का आजीविका चलाता है। जब गायक अपनी गायकी से अपने घरों का आजीविका चलाता है, यानी जीविकोपार्जन करता है, चित्रकार अपनी चित्रकारी से अपने घर का जीविकोपार्जन करता है, डॉक्टर अपनी डॉक्टरी करके अपने घरों के लिए धन अर्जित करता है, मास्टर अपना पढ़ाओ के अपना जीविकोपार्जन करता है। कहता है कि देखिए, यदि आप कहीं से जीविका उपार्जन कर रहे हैं, यानी यदि आप भी क्या कर रहे हैं, तो आप भी कुछ करके, कुछ काम करके, कुछ व्यापार करके आप क्या करें, अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं। तो इसका मतलब गायक जो है, चित्रकार जो है, डॉक्टर जो है, मास्टर जो है या टेलर जो है, ये सब क्या है, ये सब भी एक संसाधन है। समझ पाए कुछ बातों को, क्योंकि ये सब भी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी गायकी भी एक संसाधन है, चित्रकारी भी संसाधन है, डॉक्टरी भी संसाधन है, पढ़ाना भी संसाधन है, ठीक ना। तो इसका मतलब आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि सीधा सीधा मतलब नहीं जानिए कि बस ये जो वन है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, यही है, नहीं जी। ये सब जो व्यवसाय है ना, ये भी एक संसाधन के। मानव स्वयं भी क्या है, तो एक लाइन यहाँ पे समझ लीजिएगा कि एक लाइन और यहाँ पे लिखते हैं कि मानव, अगर पूछा जाए क्या मानव एक संसाधन है, कहेंगे मानव स्वयं भी एक संसाधन है। देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए, कितना गजब पॉइंट है। मानव स्वयं भी एक संसाधन है, कितना गजब पॉइंट है। अब यहाँ पे आपको एक बात का लग सकता है कि मानव कैसे संसाधन हो गया जी, व्यवसाय तो समझ में आया कि ये व्यवसाय करके उसको धन उपार्जन होता है, उसके घरों की आजीविका चलती है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि संसाधन है जी। यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि मानव स्वयं भी एक संसाधन है। कहता है हाँ, मानव स्वयं भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव अपने से उपयोग में, जैसे जो भी वस्तुएं हैं, जो भी प्रकृति प्रदत्त है, उसका उपयोग करके मानव क्या किया है, आधुनिक युग को बहुत आगे ले जाने का काम किया है। यानी मानव उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके, जो प्रकृति प्रदत्त है, उसी का उपयोग करके मानव आज सभ्यता को बहुत आगे ले जा रहा है। यानी कहने का मतलब, जैसे वनों में लकड़ियां मौजूद थी, लेकिन लोग ये नहीं जानते, अगर लोग दिमाग नहीं लगाते, यानी मानव अगर ये बातों को दिमाग नहीं लगा पाते, समझ नहीं पाते कि बैठने के लिए हमें कुर्सी की आवश्यकता है, सोने के लिए हमें पलंग की आवश्यकता है, तो हमें लगता है और आपको भी लगना चाहिए कि मानव यदि ऐसा नहीं सोच पाता तो संसाधन तो थे, लकड़ियां तो जंग में थी, लेकिन मानव आज कुर्सी के बिना रह जाता, ठीक ना, मानव आज पलंग के बिना रह जाता, मानव आज दरवाजे के बिना रह जाता।
यानी एक से एक चीजें जो लकड़ी से हो रही है, मानव उसके बिना अधूरा रह जाता। लेकिन मानव क्या किया, अपना जो बुद्धि था, उस बुद्धि को लगाकर, अपने ज्ञान को लगा के क्या किया, आज उसका उपयोग करके, वनों की लकड़ी को उपयोग करके क्या कर रहा है, तो आज मानव सभ्यता को बहुत आगे ले गया। यानी संसाधन, एक से एक संसाधन लेकर आया वनों से। जिसका मतलब मानव क्या करता है, मानव अपने ज्ञान को लगाकर, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि को लगाकर और नए नए चीजों का आविष्कार करता है। तो यहां कहने का मतलब हुआ कि संसाधन के अंतर्गत जो चीजों का उपयोग करके, जो चीजों का उपयोग करके आविष्कार करता है, यानी और चीजों को खोजता है, ढूंढता है, आगे ले जाता है सभ्यता को, वो स्वयं भी क्या होता है, तो एक संसाधन होता है। चलिए, यहां तक संसाधन के बातों को हमने समझने का प्रयास किया, ठीक है। यानी मनुष्य जो सुबह से सांझ तक उपयोग में ला रहा है, सारे के सारे क्या है, संसाधन है। हाँ, आपका जो व्यवसाय है, कोई भी व्यवसाय है, वो भी संसाधन है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भी संसाधन है। कार, साइकिल, जो है सब संसाधन है। हवाई जहाज भी उड़ने का संसाधन है, ठीक ना, सब ये संसाधन है। कलम, ये जो मार्कर, ये सभी संसाधन है, क्योंकि मार्कर भी लिखने का संसाधन है, कलम लिखने का संसाधन है, किताब पढ़ने का संसाधन है, कॉपी लिखने का संसाधन है, ये सभी संसाधन है। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गएंगे। अब अगला टर्म हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, इससे आगे सुनिएगा। एक प्रसिद्ध भूगोलविद का कहना है, स्टार में सीखिएगा, भूगोलविद का कहना है। भूगोलविद किसे कहते हैं, पहले इन बातों को समझ जाइए। भूगोलविद, भूगोल के जानकार, जो कि पृथ्वी की रचनाओं को अच्छी तरह समझते हैं, पृथ्वी के बारे में समझते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, भूगोलविद, जिनकी जानकारी बहुत अच्छी होती है। मतलब विद्वान जो होते हैं, भूगोल के विद्वान को भूगोलविद कहा जाता है। अब कहना है मेरा कि जो एक प्रसिद्ध भूगोलविद थे, जिनका नाम था जिम्मरमैन। क्या था, जिम्मरमैन, सुनिएगा नाम, जिम्मरमैन। एक प्रसिद्ध क्या थे, एक प्रसिद्ध भूगोलविद थे। इनका कहना था, इन्होंने एक डिफिनेशन दिया, परिभाषा दिया संसाधन के बारे में। तो जिम्मरमैन का अगर परीक्षाओं में पूछा जाए कि जिम्मरमैन के कथन को लिखें, यानी संसाधन के बारे में जिम्मरमैन ने क्या बतलाया, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि आपको जिम्मरमैन का कथन याद रखना होगा। जिम्मरमैन का कहना था कि संसाधन जो है, संसाधन होते नहीं, सुनिएगा, संसाधन होते नहीं, बनते हैं। क्या है, बनते हैं। बहुत अच्छी बात है, यहां तक सुनिएगा। संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहे थे, इन बातों को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो इनका कहना था कि कोई भी जो हम सोचते हैं ना कि संसाधन पहले से हो जाते हैं, सब संसाधन पहले से थे, तो ऐसा बात नहीं है। सब संसाधन पहले से थोड़े थे जी। जो आज आप आधुनिक युग में देखते हैं, ये जो वर्तमान समय में आप देखते हैं दुनिया को इतना आगे, ये पहले दुनिया इतना आगे थोड़ो थी। इसका मतलब संसाधन तो थे, पहले भी थे, नदियां पहले भी थी, भूमि पहले भी थी, जो आपके वन है पहले भी थे। लेकिन क्या आज का जो आधुनिक युग है, इतना ज्यादा एडवांस, इतना ज्यादा मॉडर्न, क्या पहले का जमाना था? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, समझने का प्रयास किया। इसका मतलब हुआ कि संसाधन तो पहले थे, संसाधन तो थे, लेकिन उनका उपयोग करना मानव को आता नहीं था। यानी उसका उपयोग किस प्रकार से करना है, यानी वनों का उपयोग किस प्रकार से करना है, नदियों का उपयोग किस प्रकार से करना है कि बिजली बना लेना है, नदियों पर किस प्रकार से बांध बनाना है कि उससे बिजली बनाना है, वनों से किस प्रकार से लकड़ी लाना है कि उससे फर्नीचर के सामान बनाने हैं, उससे ईंधन बनाने हैं, घरों के चूल्हे जलाने हैं। ये पहले होने के साथ लोगों को नहीं पता थे ना। लेकिन लोग क्या किए, इन बातों को समझे। लोग क्या करने लगे, जो संसाधन उपलब्ध थे पहले से प्रकृति में, उन संसाधनों का उपयोग करना सीख लिया। और सबसे पहला जो उपयोग करना सीखा वो मानव सीखा। मानव क्या किया, उन संसाधनों का उपयोग करके एक से एक संसाधन के नए नए तरीकों को खोजते चला गया, और दुनिया आज चंद्रमा तक पहुंच गई। यानी कहने का मतलब, यदि हमें संसाधन नहीं होते तो आज हम चंद्रमा पर तिरंगा नहीं लहरा पाते। ये संसाधन है, इसलिए तो हम वहां जा पाए ना।
यानी हमारा यान वहां पे जा पाया। यानी कहने का मतलब संसाधन, जिस देश में संसाधन की कमी होगी वो कभी सोच भी नहीं सकता है कि हम कहीं और जाएं। यानी कहने का मतलब कभी जा भी नहीं सकता। इसका मतलब संसाधन जिन देशों में है वो अमीर माने जाते हैं, यानी विकसित माने जाते हैं, और जो ऐसे देश हैं जिनमें संसाधन की कमी हो, संसाधन की कमी कहने का मतलब सीधा सीधा तात्पर्य कि आपको प्राकृतिक संसाधन की आपके पास कमी हो, खनिज की कमी हो, तो आप एक विकासशील की श्रेणी में रहते हैं, ठीक ना। और अगर आपके पास संसाधन अच्छे हैं तो कहने का मतलब आप विकसित की श्रेणी में रहिएगा, ठीक है। अब आगे सुनते हैं, यहां तक आप समझ गए। हाँ, एक टर्म और यहां पे समझना होता है कि अगर आप बोलिएगा, अभी हमने बोला कि जिन देशों के पास प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं वो विकसित कहलाते हैं, लेकिन यहां पर एक बात को और तो समझना होगा, ये जापान एक ऐसा देश है जिसके पास प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, फिर भी ये कौन से देश हैं? तो ये विकसित श्रेणी के देश हैं, ठीक है। तो आखिर इसके पास प्राकृतिक संसाधन की कमी होते हुए भी यह कैसे विकसित की श्रेणी में चला गया? तो कहा जाता है कि यहाँ के जो बताने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ जो मानव निर्मित संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन वो बहुत ज्यादा विकसित है। यानी कहने का मतलब यहाँ के मानव जो थे ना, उन्होंने संसाधन जितने भी थे संसाधन उसका उपयोग अच्छी तरह से करके और अपने देश को विकासशील की श्रेणी से निकालकर आज विकसित की श्रेणी में जा रखा है। यानी जापान अब ने बहुत पहले से विकसित की श्रेणी में आ रहा है, यानी कहने का मतलब विकसित है, ठीक ना। क्यों विकसित है? क्योंकि वहां मानव निर्मित संसाधन, यानी मानव जो थे अपने ज्ञान को लगा के बहुत अच्छे संसाधनों को ढूंढ लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं, अपने देश भारत, जो संसाधन में बहुत ज्यादा गरीब तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं कह सकते हैं। यानी बहुत सारे खनिज में भारत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है भारत में, लेकिन बहुत सारे खनिज की कमी भी भारत में है। तो इसका मतलब हुआ भारत आज भी क्या है? तो विकासशील की श्रेणी में पड़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। तो यानी जिम्मर का कथन है, यदि आपसे पूछा जाए तो आपको टिक करना है, संसाधन होते नहीं, संसाधन क्या है? बनते हैं, ठीक ना, यानी बनाए जाते हैं। तो नहीं तो प्रकृति में उपलब्ध रहेंगे चीजें, अगर आप अपने ज्ञान को नहीं लगाइएगा तो एक भी चीज का आप आविष्कार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ज्ञान को लगाते हैं तो फिर आप बहुत चीजों का, बहुत संसाधन का आप आविष्कार कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे। अब सुनेंगे हम सब क्या कि आखिर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो सुनिए, संसाधन को जो है ना, यानी 4 आधार पर बांटा गया। संसाधन को एक प्रकार से नहीं बांटा गया, संसाधन को बांटने का भी 4 आधार है। अब चारों आधार को पहले समझेंगे कि संसाधन को बांटने के क्या क्या आधार है। तो सुनिएगा, संसाधन को बांटने के संसाधन को बांटने के कौन कौन से आधार, आधार यानी संसाधन को कैसे बांटा गया है, किस किस आधार पे हम संसाधन को बांटे हैं। तो कहता है सबसे पहले कि संसाधन को बांटने का जो अथी है ना, यानी बांटने का जो आधार हम लोग बनाए हैं वो क्या बनाए हैं? पहला है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या है जी? तो दूसरा कहता है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, समझे? यानी दूसरा बांटने का है हमें उपयोगिता के आधार पर। तीसरा क्या है जी? तो तीसरा कहता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। और तीसरा क्या है? चौथा क्या है जी? चौथा है आपका स्वामित्व हो गया विकास के आधार पर। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। ध्यान दीजिएगा। अब यहां हम आपको सिखा रहे हैं कि संसाधन जो आप सीखिए कि संसाधन किसे कहते हैं, डिफिनेशन हम बता रहे हैं सबका। फिर उसके बाद हम आपको बताए कि प्रसिद्ध भूगोलविद का कथन संसाधन के बारे में क्या था। तो जिम्मर का कथन बड़ा ही उल्लेखनीय है, जो कहता है संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। अब आगे तीसरा पॉइंट में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संसाधन को बांटने के कौन कौन से आधार हैं।
यानी संसाधन को किन किन आधारों पर हम डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो पहला कहता है संसाधन को बांटने का जो अधिकार है, जो आधार है वो है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर और चौथा है विकास के आधार पर। यानी संसाधन को बांटने के 4 आधार हैं। संसाधन को बांटने के कितने आधार हैं? 4 आधार हैं। अब आगे हम सीखेंगे कि आखिर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो जाते हैं, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो जाते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो जाते हैं और विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे और आपको सिखाते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसके पहले साफ कर लेते हैं। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि लगातार आप इससे भूगोल के क्लास को लगातार करना चाहते हैं तो आप जरूर शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, यानी कॉपी कलम लेके पूरी तरह से उतारते जाइए, तब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक ना, हम बार बार आपको लिख के समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप लिख लीजिए, अपने कॉपी कलम के साथ वीडियो को देखिए। ठीक ना, जहां भी पॉइंट लगे समझने के लिए, जो हम पूरा बताते हैं कि आपको परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा, कैसे पूछेगा, उस सब बताएंगे और उसके बारे में आपको डिफिनेशन भी क्लियर करा देते हैं। तो ये दोनों चीज कर रहे हैं, समझाने के साथ साथ हम आपके लिए डिफिनेशन पूरी तरह से लिख रहे हैं। ठीक ना, तो आप कॉपी कलम के साथ रहिए और चीजों को आप छापते जाइए, अपने कॉपी नोट करते जाइए। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको सिखाएंगे कि आखिर जो हम पहला पढ़े कि उत्पत्ति के आधार पर, कि जो उत्पत्ति के आधार पे है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। अब कहिएगा कि बताइए कौन कौन, तो सुनिए। पहला, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो पहला है जैव संसाधन, जैव संसाधन। दूसरा है अजैव संसाधन, अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। तो यहां पर आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। जवाब आपके सामने ला रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, तो जवाब है जैव संसाधन पहला और दूसरा अजैव संसाधन। अब प्रश्न आपका उठ सकता है कि आप हमको ये भी बताइए ना कि आखिर जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो कहता है जैव संसाधन को समझिएगा थोड़ा सा। जैव संसाधन का मतलब हुआ वैसे संसाधन जिसमें जीवों के अंश मौजूद हो। जैसे आप जब बोलते हैं ना जीवों के अंश, जैसे वनस्पति बोलते हैं, पेड़ पौधे बोलते हैं, जलीय जीव बोलते हैं या वन्य जीव बोलते हैं, ये सब क्या है? ये सब जैव संसाधन, यानी वैसे संसाधन जिसमें जीवों के अंश मौजूद हो उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, आगे सुनिए। वो अजैव संसाधन का नाम से क्लियर है, ये वैसे संसाधन जिसमें जीवों के अंश मौजूद नहीं हो। तो इसमें आप बोल सकते हैं जैसे पत्थर हो सकता है, चट्टानें हो सकती है ना, और आपके सामने उनसे सभी चीज बोल दीजिए जिसमें कि आपको जीवों के अंश मौजूद नहीं है। तो पत्थर है, चट्टान है, आपको भूमि है, आपके सामने भूमि है, ये सब क्या है? अजैव संसाधन में जाएंगे ये सब। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और आपको सिखाएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर जो आपने सीखा उसके दूसरा नंबर था कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये उत्पत्ति वाला क्लियर कर दिया हम ना। हाँ, इसका जैव अजैव का फिर डिफिनेशन भी क्लियर करेंगे, लेकिन अभी हम चारों का आपको पहले टाइप क्लियर कर देते हैं, फिर से आपके लिए डिफिनेशन लेकर आ जाएंगे। तो यहां पर सीख रहा है कि उत्पत्ति को आप हम मिटा रहे हैं और दूसरा नंबर आपके लिए सेट कर रहे हैं कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अब आ गया कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो है वो भी 2 प्रकार के, चलिए इसको बेकार मिटा दें, 2 प्रकार के, ठीक ना। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन कौन कौन से हैं? तो पहला का नाम सुनिएगा कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन पहला नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन। आप कहिएगा इसका डिफिनेशन भी, चलिए इसका डिफिनेशन भी हम आपको करा रहे हैं, ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पहले टाइप क्लियर कीजिए। तो पहला है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला करा नवीकरणीय संसाधन। अब आपका प्रश्न उठ सकता है नवीकरणीय संसाधन कहते किसे हैं?
थोड़ा सा हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे। नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन जिसे रासायनिक या भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जल, यानी जल क्या है, तो जल कहने का मतलब जो जल वर्षों से उपयोग में आ रहा है, इसका मतलब जल समाप्त नहीं हो रहा है, यानी बार बार आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। माना कि जैसे वर्षा है, तो वर्षा में क्या होगा, बरसात होने के साथ साथ क्या होता है कि पानी फिर से जमीन पर आया, जमीन के साथ साथ कुछ रिस के जमीन के नीचे चला गया, यानी भूमिगत जल बन गया, और कुछ क्या हुआ तो धूप के कारण, सूर्य की रोशनी के कारण, हीट के कारण क्या होता है, वाष्पीकरण हो जाता है, कुछ ऊपर चला जाता है, फिर से बादल बन जाता है। यानी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी बरसात जो है, यानी वर्षा जो है, और जो वहां से हम जल को समझने का प्रयास करें कि जल क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, यानी उसका पुनः पूर्ति आप कर सकते हैं। यानी आप जो चीजें बर्बाद कर रहे हो फिर भूमि के नीचे जा रहा है, और फिर आप वही शोधित होकर फिर आपके पास आ रहा है, तो इसका मतलब नवीकरणीय संसाधन है, यानी समाप्त होने वाला संसाधन है नहीं। तो इसमें क्या है, अगर आप कहिएगा कि यहीं पे थोड़ा सा सिर्फ एग्जांपल बता दीजिए, तो ये जैसे जल हो गया, आपका हवा हो गया, आपका सूर्य का किरण हो गया, सूर्य की किरणें, ठीक ना, ये सब जल, हवा, सूर्य की किरणें, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय कहने का मतलब क्या हो गया कि ये सब समाप्त होने वाले नहीं है, ठीक ना, ये सब अनवरत वर्षों से हैं, वर्षों तक रहेंगे, ठीक ना, लाखों करोड़ों वर्षों से हैं और लाखों करोड़ों वर्षों तक ही रहने वाले हैं। इसका मतलब वैसे संसाधन जिसे आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, तो नवीकरणीय संसाधन। चलिए आपको जब डेफिनेशन क्लियर करेंगे तो वहां पे बहुत सारे एग्जांपल और भी आपके साथ क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे बात उठता है कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। कहता सुनिए ना, अनवीकरणीय जिसको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, यानी वैसे संसाधन जिसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग गए, और जिसे यांत्रिक या रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी इसका एक बार यदि समाप्ति हो गया ना तो पुनः आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई एक दिन में नहीं बना है, इसको बनने में लाखों वर्ष हुए होंगे। यानी कहा जाता है कि इसके डिफिनेशन में कि लगता है यानी पृथ्वी पर ऐसी घटनाएं घटित हुई होगी जिसमें पृथ्वी के सभी जीव धरती के नीचे दब गए होंगे, और दबने के बाद उनका अपघटन का क्रिया हुआ होगा, अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ होगा, तो वो कोयला बन गए होंगे, पेट्रोलियम पदार्थ बन गए होंगे, प्राकृतिक गैस बन गए होंगे, तो ये सब क्या हो गए, अनवीकरणीय संसाधन। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, इसमें कोई ज्यादा एग्जांपल नहीं आता है। कोयला हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, कोयला है, पेट्रोलियम है, या प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस है, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो, ये सब क्या है, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। अब आपका मन में होगा कि अनवीकरणीय संसाधन आखिर इसका मतलब क्या हुआ, तो सुनिए ना, अगर कोयला एक बार समाप्त हो गया, नहीं लगातार जैसे कोयला का उपयोग हो रहा है उस तरह से उपयोग होता रहा तो कोयला आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगा। आप फिर से कोयला प्राप्त नहीं कर सकते, कोई एक दिन का प्रक्रिया नहीं कि कोयला बन जाएगा, एक दिन का चीज है नहीं कि पेट्रोल डीजल समाप्त हो जाएगा तो तुरंत आप पेट्रोलियम पदार्थ यानी फिर से पेट्रोल डीजल निकाल लीजिएगा। प्राकृतिक गैस समाप्त हो गया तो ये नहीं कि तुरंत प्राकृतिक गैस आपको बन जाएगा, यानी इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब क्या है, तो ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए आगे बात करेंगे हम उपयोगिता की कहानी को हम क्लियर की है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन के एग्जांपल को हमने क्लियर किया, नवीकरणीय संसाधन के एग्जांपल को हमने क्लियर किया। अब आगे आपको सिखाते हैं स्वामित्व के आधार पर, तो यहां पर से इसको मिटाते हैं और आपको सिखाते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, स्वामित्व भाषा आपको समझने में हो सकता है दिक्कत होगा, स्वामित्व भाषा, तो स्वामित्व का मतलब पहले समझ लीजिएगा। स्वामित्व मतलब होता है अधिकार, क्या होता है, अधिकार। स्वामित्व का मतलब क्या हो गया, अधिकार। यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं, तो आप कह सकते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है वो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, कहने का मतलब 4 प्रकार के होते हैं। अब आपका प्रश्न उठेगा कि आखिर कौन कौन से संसाधन होते हैं, तो चलिए बताते हैं आपको। स्वामित्व के आधार पर पहला जो संसाधन है उसको हम बोलते हैं निजी संसाधन, कहिए या व्यक्तिगत संसाधन कर दीजिए, दोनों बातें कहिए, व्यक्तिगत
व्यक्तिगत संसाधन, समझे। और दूसरा वाला जो आपका है ना वो है सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। तीसरा में जो आता है वो आता है राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा में जो आता है वो आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब आपका यहां से प्रश्न बनेगा कि आप हमको ये भी थोड़ा सा समझा दीजिए कि स्वामित्व के आधार पर जो आप कहना चाह रहे हैं कि संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, तो आखिर स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन 4 प्रकार के हुए उनमें थोड़ा सा ये भी बताइए ना कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। सुनिएगा, अब कहता है कि व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, किसी खास व्यक्ति या किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो। अब आप कहेंगे कि थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए, तो और सुनिए। इसका मतलब हुआ कि आपके घर में जो साइकिल है, आपका जो घर है, आपके घर में जो मोटरसाइकिल है, आपके घर में जो कार है, आपके घर में जो कुआं है, आपके घर में जो कल है, आपके घर में जो और चीजें जो है, जो भी संसाधन के समान है, वो सब क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। आपके पास जो अपना जमीन है क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है, क्योंकि आपका जमीन है, उस पर कोई दूसरा तो आ नहीं सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि आपके खास आपके लिए है ना जी, आपके अधिकार में है ना, तो जो आपके अधिकार में जो आपका है वो व्यक्तिगत है। और सामुदायिक का मतलब क्या हुआ कि इस पर खास व्यक्ति का अधिकार नहीं रहता। देखिए सामुदायिक मतलब इसमें खास व्यक्ति का अधिकार नहीं रहता है, समझे ना, इसमें खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, एक समुदाय का अधिकार होता है, एक समुदाय का अधिकार होता है। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार ना होकर एक समुदाय का अधिकार हो, उसको हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, इसका मतलब हुआ देश के अंदर जो संसाधन है, देश के अंदर जो संसाधन है वो क्या कहला गया, राष्ट्रीय संसाधन, देश का संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन का मतलब वैसे संसाधन हो गए जिसमें कहा जाता है कि आप जो समुद्री तट जो है, समुद्री रेखा जो है, समुद्री तट के जो अंदर वाला जो एरिया है, तो समुद्र के अंदर जो एरिया होता है वो फिक्स होता है किसी भी देश के लिए कि आप इतना किलोमीटर तक का ही एरिया आप उसके अंदर तक ही चीजों को निकाल पाते हैं। यानी कोई भी संसाधन जो भी खनिज है उसका आप उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद वाला जो होता है आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, यानी वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन को आप समझने के समझिए, यदि माना कि कोई समुद्र है, ये समुद्र है, ठीक ना, इधर भारत का सीमा, यहाँ पर भारत की सीमा में तट आ रहा है, ये तट, और माना कि दूसरी सीमा में कोई देश है, कोई दूसरा देश है, माना कि कोई दूसरा देश मान लेते हैं यहाँ पे। आप कहने का मतलब हुआ कि अगर भारत का तट रेखा है ना, तो इसका क्या हुआ, कुछ किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो भारत के सीमा में, माना कि यहाँ तक है, और इसका भी यहाँ तक है। लेकिन ये बीच वाला जो एरिया है ना, बीच वाला एरिया, ये वाला क्या एरिया होता है, ये इसमें ना तो भारत किसी प्रकार का खनिज निकाल सकता है समुद्र से, और ना तो दूसरा वाला देश जो देश है वो किसी प्रकार का खनिज निकाल सकता है। यानी मान लिया जाए, अब श्रीलंका भारत की अगर हम बात करें तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो समुद्र लग रहा है, इसका मतलब अब ना तो भारत इन क्षेत्रों से खनिज निकाल सकता है, और ना तो श्रीलंका इन क्षेत्रों से खनिज निकाल सकता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह निकला कि इसका मतलब हो गया कि ई वाला क्षेत्र में दोनों की सहमति से खुदाई हो सकता है, दोनों की सहमति से कुछ खनिज निकाला जा सकता है, दोनों की सहमति से इन क्षेत्रों में कुछ खोज किया जा सकता है, लेकिन कोई एक देश इसके संसाधन का उपयोग नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। चलिए आपको समझाने का हमने प्रयास किया कि व्यक्तिगत संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में हो, सामुदायिक जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में ना होकर समुदाय के अधिकार में हो, राष्ट्रीय जो देश के अंदर वाला जो संसाधन है पूरा देश के अंदर, अंतरराष्ट्रीय वैसा संसाधन जो कि देश का न हो, यानी कहने का मतलब कि उसके अधिकार में न हो, उसके अधिकार से बाहर हो, और अंतरराष्ट्रीय सहमति के अनुसार उसमें सर्वे किया जा सकता है, उसमें खोज किया जा सकता है, उसमें खनिज को निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अंतरराष्ट्रीय सहमति लेना होगा। तो इसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो हम तीसरा टाइप आपका क्लियर किए। चौथा में जो है आप बात कीजिएगा कि चौथा में क्या होता है। तो चौथा में जो इसका आधार जो हम लोग बांटे थे ना, तो क्या था, वो था विकास के आधार पर, था ना जी, कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि विकास के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला का नाम है संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन। दूसरा का नाम है विकसित भंडार,
विकसित संसाधन, फिर नाम है भंडार संसाधन, फिर नाम है संचित संसाधन, संचित संसाधन। चलिए, तो इस प्रकार के हम देख रहे हैं कि विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं: संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित संसाधन। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, इसी प्रकार से आप हमको समझाइए कि संभाव्य संसाधन क्या है। संभाव्य संसाधन का मतलब हुआ कि वैसे क्षेत्र जिसमें किसी संसाधन की संभावना रहती है, प्रबल संभावना बनी रहती है। जैसे कि गुजरात का कच्छ प्रदेश, गुजरात का कच्छ प्रदेश, कच्छ और भुज प्रदेश, कच्छ और भुज प्रदेश। इसके अलावा राजस्थान, राजस्थान में क्या है, तो राजस्थान में गुजरात का कच्छ प्रदेश और भुज प्रदेश जो है दोनों, और राजस्थान जो है, ये सब क्या है, तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो है ना, यानी यहाँ पर सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा संभावना है, सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा संभावना है इन क्षेत्रों में, सौर ऊर्जा का। इसके अलावा पवन ऊर्जा की भी संभावना यहाँ असीम है। यानी ये क्षेत्र जो है, गुजरात जो क्षेत्र है और जो राजस्थान जो क्षेत्र है, इसमें सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का विशाल संभावना है, यानी बहुत बड़ी संभावना है। तो इसको हम बोलेंगे संभाव्य संसाधन, क्योंकि इसका उपयोग अभी हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसमें गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का है। लेकिन गुजरात के तो इलाके में बहुत बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा के लिए सौर प्लेट बहुत बड़े क्षेत्रों में लगाया भी जा चुका है। तो ये संभाव्य संसाधन हो गया। विकसित के मतलब हो गया, विकसित के संसाधन का मतलब सीधा सीधा हो गया कि वैसे संसाधन जो किसी खास क्षेत्र में ना, जो किसी खास क्षेत्र में विकसित है, विकसित है, हाँ विकसित है लेकिन निकाले नहीं गए हैं, विकसित है, पता है, खोज हो चुके हैं लेकिन अभी निकाले नहीं गए हैं, उसको विकसित संसाधन बोलेंगे। माने उसकी गुणवत्ता पता है, इसकी मात्रा पता है, इस क्षेत्र में इतने मात्रा में संसाधन है, तो इसको हम विकसित बोलेंगे। भंडार का मतलब क्या हुआ, जिसे समुद्र में देखिए पानी असीम है, फिर भी हम कहते हैं कि माने हाइड्रोजन प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट लगा के ऑक्सीजन बनाया जाता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का दाम बहुत ज्यादा हो जाता है। जबकि सीधा सीधा मतलब है कि जब ऑक्सीजन अब पानी में मिला हुआ है, तो इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी से हम अलग करके आराम से ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए वैज्ञानिकों का शोध लगातार चलता है, लेकिन इस पे अभी कोई मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं होने के कारण समुद्र में जो पानी का जो भंडार है 96.5%, वो क्या है, तो एक भंडार के रूप में। अब भंडार कहिए या संचित कहिए, दोनों एक ही प्रकार में जाता है, दोनों अलग नहीं है। ठीक है, तो आज हम आपको सिखा रहे थे कि संसाधन क्या है। हम आपको पहले सिखाए संसाधन क्या है, फिर उसके बारे में संसाधन कौन कौन से हैं, फिर आपको बताया कि संसाधन प्राकृतिक होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। चैप्टर नंबर 2 जब लाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि प्राकृतिक संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमने आपको जिमरमैन के कथन को बताया, जिमरमैन के कथन को बता के हमने संसाधन के आधार को क्लियर किया कि कितने आधार पे संसाधन को बांटा जाता है, जिन जिन आधारों पे संसाधन को बांटा गया उनके टाइप को भी हमने समझाने का प्रयास आपके लिए किया, और फिर उनके एग्जाम्पल को भी समझाने का प्रयास किया। तो इस तरह से आज हमने संसाधन के जो टाइप है, संसाधन के जो प्रकार हैं, उसको हमने पूरी तरह से क्लियर किया। अब अगले पार्ट में जब हम आपसे मिलेंगे तो आगे हम आपको सिखाएंगे इससे आगे। तो ठीक है, वीडियो पूरी तरह से देखिए, पूरी तरह से बात कीजिए। यदि अभी तक अभी चैनल को अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में आपसे जल्द।